अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक बार फिर निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया और कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर बसों से 9 मुसाफिरों को शहीद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात की रात बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब और लोरालाई की सरहद पर वाक़े मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने इंसानियत दुश्मनी कार्रवाई की है। दहशतगर्द कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज में सवार हुए, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने लेविस को बताया कि दहशतगर्दों ने एक कोच से 7 और दूसरी कोच से 3 अफराद को निकाला और नामालूम मुकाम पर ले गए और उन्हें नहीं मालूम कि दहशतगर्द इसके साथ क्या करते रहे, लेकिन जैसे ही हम वहां से निकले वहां से गोलियां चलने की आवाज सुनी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज मौका पर पहुंचे और दहशतगर्दों का ताकुब किया, लेकिन बुज़दिल दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार होने में कामयाब हो गए। मुसाफिरों में से 2 का ताल्लुक दुनियापुर से है। उस्मान तूर और जाबर तूर दोनों भाई कोयटा में रहाइश पजीर थे और वो वालिद के इंतकाल पर घर जा रहे थे। आपको यह भी बताते चले कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। गुज़िश्ता रोज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं हो सकी। इसके अलावा कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल भी रवाना नहीं हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने इस बुज़दिलाना वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह बर्बरियत फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में कत्ल होने वाले बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के इलाके सिरा ढकई में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि हम इन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और इनके मुकामी आलाकारों का हर जगह पीछा करेंगे और इन्हें अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफी जुर्म है, जवाब सख्त होगा। दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बल्कि बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया है। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। रियासत इन कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दूसरी जानिब फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली कालदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बलूचिस्तान दुश्मन भारत की दहशतगर्दी और सरगर्मियों का खास मरकज बना हुआ है और वो वहां पर कालदम तंजीमों के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में इस साल दहशतगर्दी के 570 वाकयात हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22 मई तक 37,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए। अगर इस साल बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात की बात करें तो 21 मई 2025 को जिला खुजदार में स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली बस पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और 38 जख्मी हुए थे। 29 अप्रैल 2025 को जिला कलात में दहशतगर्दों की फायरिंग से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद एक ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे जब दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग कर दी। इसी साल 15 अप्रैल को मस्तूंग में दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस पर भी हमला किया गया, जिससे 3 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हुए। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस का इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर 25 को शहीद कर दिया। ट्रेन में तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। 104 मुसाफिरों को रिहा करवाया गया। इस वाक़े से एक हफ्ता पहले 3 मार्च को कलात में कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एफसी का एक अहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। 19 फरवरी 2025 को भी मुसाफिरों को मारे जाने का ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसमें बारखान की तहसील में मुसल्ला अफराद ने शनाख्ती कार्ड देकर 7 मुसाफिरों को बस के अंदर कत्ल कर दिया और जांबाज अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। इसके अलावा 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने कोयटा कराची शाहराह पर पंजगूर से आने वाली एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग की थी, जिससे 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी मोदी सरकार दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। कुछ अर्सा कबल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट शाया की, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से
पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जांबाज अफराद की तादाद 81,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि बिलावल भुट्टो ने हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में 92,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें इस अज़्म का इज़हार किया गया कि भारतीय सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता नेटवर्क के खिलाफ हर सतह पर फैसलाकुन और हमागीर इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है और शोहदा का खून रायगान नहीं जाने देंगे। मई में पाकिस्तान की जानिब से भारत को दंदान शिकन जवाब के बाद भारत ने वतन अजीज में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से भी रियासत और हुकूमत को मजीद किस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब होंगे, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये बलोचिस्तान की जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये तो और ज़्यादा मज़ीद इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या फर्स्टली आपका क्या टेक है इस इशू पर, ताकि मैं चाहूँगा कि बाद में फिर मज़ीद आपसे समझा जा सके इस इशू को। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दहाइयों से ज़्यादा हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और रोज़ाना यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप रात वाले वाक़े की अगर बात कर रहे हैं, जो लोलाई के करीब बस से जो बेगुनाह लोगों को उतार के उनको कत्ल कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ना उनको कत्ल करना है बल्कि इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। हम बीइंग ए ह्यूमनिस्ट, हम हर उस बेगुनाह के कत्ल की मज़म्मत करते हैं, चाहे वो जो ज़ुबान बोलता हो, जो रंग नस्ल से उसकी ताल्लुक़ है। बेगुनाह बेगुनाह होता है, उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल है। दुरुस्त बात। तो बलोच साहब, क्या इसका अब सूरत हाल स्टेट की रिट के साथ साथ बलोचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उसकी कारकर्दगी पर जो सवालात हैं ख़ास तौर पर, क्या आप देखते हैं इस सारे मौजू पर? देखिए, ओवरऑल जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हम 2 दहाइयों से एक कन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए रोज़ बरोज़ मुश्किलात पैदा हो रहे हैं और अब कुछ शिद्दत के साथ वो बढ़ गए हैं। हमारे रास्ते सारे बंद हैं और यहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और इस पे जो रियासती रिट है, गो के रियासत कहता है कि मैं हर जगह पे मेरा कंट्रोल है, लेकिन हकीकत यह है कि 4-4, 5-5 घंटे तक ये हमारे रोड्स बंद होते हैं और वहाँ कोई रियासती अदारे नहीं जा सकता है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में रियासती रिट न होने के बराबर है और यहाँ पे रोज़ बरोज़ लोगों का लापता होना, यहाँ रोज़ बरोज़ ब्लू ट्रेडेड बॉडीज़ और बेगुनाह लोगों का जो ना कत्ल है वो बढ़ रहा है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे हालात हर साल हर महीने से ज़्यादा उसमें ख़राबी आ रही है। अच्छा बलोच साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अब तो कोई ढकी छुपी बात रही नहीं। शर्मुल शेख में जो फर्स्ट टाइम बात हुई यूसुफ रज़ा गिलानी और मनमोहन सिंह साहब का जब आपस में इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद जो जॉइंट रेजोल्यूशन वहाँ से आया, उसके बाद बलूचिस्तान का नाम आया। और आपको याद है कि फिर मनमोहन सिंह जब वापस इंडिया गए तो उनकी अपोजिशन ने, उनकी सरकार ने, अवाम ने तो उनका पटाखा बजा के रख दिया था कि बलूचिस्तान का नाम कैसे बीच में आ गया। तो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का तो अब कोई दूसरा ऐसा नहीं रहा कि दुनिया भर को ना पता हो। और पाकिस्तान की रियासत ने खुल के जिस तरीके से इस मुकदमे को इंटरनेशनल दुनिया के सामने पेश किया, वो भी जब इंडिया के साथ अभी रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट और वार रही उस दौरान भी। तो मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि इस क्लैरिटी के बाद पॉलिटिकली क्या इसकी सिचुएशन बनी है, क्या डायमेंशन बदली है, वहाँ वाक़यात तो उसी तवातर से हो रहे हैं, इस पे क्या गाइड कर सकते हैं आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आपके अपने हालात ठीक नहीं होंगे
ये जंग 2002 में शुरू हुई, 35 साल के बाद। ये हालात हमने खुद ख़राब किए। इसके बाद जो है ना, जब आपके अंदरूनी हालात ख़राब होंगे तो उसमें कोई भी आपका जो मुखालिफ है या आपका दुश्मन है उससे फ़ायदा उठाएगा। आप अपने जो है ना हालात को ठीक करो, कोई मुदाखलत नहीं करेगी। इस वक्त कोई शक नहीं है कि मुदाखलत हो रहा है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है रियासत की कि जो फोर्सेस लड़ रहे हैं उनके साथ कोई रास्ता निकालें, कोई बातचीत करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग करें। ये जो लापता अफराद है इसका इशू आप एड्रेस करें। लेकिन आप जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि आपके लोग रियासत के साथ ज़्यादा जो है ना वो नज़दीक होंगे। आप रियासत की ज़िम्मेदारी, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये है कि अपने अवाम को अपने साथ जोड़ें। हम तो एक अजाब से गुज़र रहे हैं, हमारे रास्ते बंद हैं, रोज़ाना लोग मर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी बेगुनाह लोगों को मारेगा वो जो है ना इंसानियत का कत्ल है। और जो वाक़या हुआ है इसकी नेशनल पार्टी भरपूर मुज़ाहमत करती है, लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए हमें पॉलिसियों को, फेडरल गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी अदारों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अच्छा बलोच साहब, आप जब सरकार में थे, सीएम भी थे, तो आप मुज़ाकरात वाले चैप्टर पे बड़े क्लोज थे, बहुत सारा आपका डिस्कशन भी हुआ, बहुत सारे बैकडोर आपके रवाबित भी थे, बड़े पावरफुल सीएम थे आप। उस दौर के वाक़यात जो आप कुछ शेयर कर सकें, वहाँ बात फिर क्यों ना आगे बढ़ सकी? और अभी जो स्पॉन्सर्ड है उन्हें रहाइश कहाँ से मिलती है, खाना कहाँ से मिलता है, लोकल सपोर्ट कहाँ से मिलती है, असलहा कहाँ से मिलता है, बारूद कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें और आपके दौर में और अब में क्या आप डिफरेंस ख़ास तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें मुल्क की सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत बैठा हुआ था, उन लोगों ने ये टास्क दे दी कि आप मुज़ाकरात कर लें। मैंने मुज़ाकरात शुरू किए। 70-80% मुज़ाकरात जो है ना वो कामयाबी की करीब पहुँचे थे, लेकिन बाद में कहा गया कि जी ये मुज़ाकरात आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी सीएमशिप ख़त्म हुई। बाकी मुझे पता नहीं है कि यार ये असला कहाँ से आते हैं। मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाता हूँ, मुझे क्या पता है असला कहाँ से आता है, कौन ख़रीदता है। ये तो आप जनरल सी बात कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि बलूचिस्तान के मसले को सियासी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। दिस इज़ माई ओपिनियन कि आप इसको जितना बंदूक के ज़ोर पे हल करने की कोशिश करेंगे ये मज़ीद उलझता जाएगा। इसका रास्ता बातचीत है, जो हमने शुरू की थी काफ़ी हद तक गया। अब तो शायद दोनों रियासत और मिलिटेंट बातचीत करने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है जिससे जो है ना हम इस अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें। मुल्क में जब लाइन ऑर्डर की सूरत बेहतर आएगी तो उसमें इस्तेकाम होगा, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। ये हमारी राय है जो अभी तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बलोच साहब, वो मैं जो बात आपसे असलहे वगैरह की पूछ रहा था, वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जसारत कर रहा था कि आप जब सीएम थे तो जारी बात है सारा इंटेलिजेंसी आपके अंडर होता है और आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं सूबे के, तो उस दौर में भी बहुत सारी इनपुट बतौर सीएम आती है कि कहाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। दूसरा, अभी आप चूँकि एक वहाँ के पॉलिटिकल बहुत बड़ा नाम है, तो मौजूदा सीएम जो हैं उन्हें आप क्या मशवरा देंगे इन हालात में, कैसे टैकल करें इन हालात को, क्या करें वो कि वहाँ को बेहतरी आए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर हो? सर, मेरी तो पहली राय है कि ये जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो मिसिंग पर्सन का इशू है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने गुनाह किए भी किसी ताड़े में, किसी जेल में लाएं ताकि लोग जो है ना जाके अपने अजीज़ों को देखें। और हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी यही वजह है। अब कुछ वक्त से मिलिटेंट आ रहे हैं, पहले मिलिटेंट रास्तों को बंद नहीं करते थे, उनके अजीज़ व अकारिब बंद करते। दूसरा यह है कि नौजवानों को पैकेज दें,
नौजवानों को नौकरियां दे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करें। थोड़े बहुत हमारे बॉर्डर में लोगों को 2 टाइम की रोटी मिलती थी, वो भी बंद किया गया। तो हमारी एग्रीकल्चर बैठ गई है, लाइव स्टॉक बैठ गई है, लोगों को 1.5 करोड़ की आबादी है, खाने पीने को कुछ नहीं होगा तो हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। हम समझते हैं, मैं बइश्त बलोच में समझता हूँ कि हम इस मुल्क के, इस रियासत के एक इकाई हैं और हमें उस इकाई की तरह डील करने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मज़ीद इंटीग्रेट हो जाएं। और इसमें इस्लाहात की बहुत गुंजाइश है और ये इस्लाहात हम कई दफ़ा दे चुके हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ सेमिनार में। बहुत शुक्रिया मालिक बलोच साहब जी, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसीलन इस पर वो डिस्कशन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि लोगों के साथ एंगेज होना, रिफॉर्म्स और उनका इंटीग्रेट होना, ये सारी चीज़ें। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो साबिक सीएम है बलूचिस्तान के, बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। इसी हवाले से वफाक क्या सोच रहा है, वफाकी मौक़िफ़ क्या है गवर्नमेंट का। वफाकी वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के इशूज़ जो हैं उसमें सेटलमेंट तो चले, रियासत उसमें अपनी ट्राई कर रही है, सारा कुछ हो रहा है और कुछ सियासी हल भी उसके होंगे, जारी बात है, उन अमूर पर भी गुफ्तगू हो रही होगी या डिस्कशन में आते होंगे, लेकिन दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या इस वक्त वफाक सर क्या सोच रहा है एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में, ये इंतहाई अफसोसनाक है और वहाँ पे लोगों को उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से बाहर के इलाकों से है, उन्हें जिस बेदर्दी के साथ हलाक किया गया है, ये बहुत ही अलार्मिंग है और फेडरल गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वो मुकम्मल इस सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सलाहियत भी रखते हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। बाकी आप ये कहें कि बुनियादी तौर पे ये वो प्रॉक्सीज़ हैं जो इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में। ये तमाम वो लोग हैं कि जो जो इंडिया की तरफ से इनको मदद मिलती है। और आपने देखा होगा कि चूंकि जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस जंग में जो पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई, उसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसे हजीमत उठानी पड़ी, न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी दुनिया में भी। और इस वक्त उसकी अपोजिशन और उसकी आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। और उस जंग में शिकस्त के बाद इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी करवा रहा है। ठोस शवाहिद इस बात के मौजूद हैं कि इंडियन एजेंट जो कि यहाँ से बाकायदा गिरफ्तार भी हुए कुलभूषण यादव की शक्ल में, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी सूबाई गवर्नमेंट बलूचिस्तान की, जिस तरह वो भी मुकम्मल तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रही है, हमांगी के साथ, ये जो दहशतगर्दी है इसके ख़ात्मे के लिए जो भी कार्रवाई ज़रूरी है, मुमकिन है, वो ज़रूर की जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक पूरी लगन के साथ ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं अपने उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को और उसके साथ साथ उन तमाम अफसरों और जवानों को जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है, इंटेलिजेंस के इदारों से है, जो दहशतगर्दी की इस जंग में अपनी जानों की परवाह किए बगैर हिस्सा ले रहे हैं, मुल्क को सलामती देने के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और अपनी कीमती जानों के नजराने दे रहे हैं। वो सारे लायक तहसीन हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और एक और बात मैं आपको ये अर्ज करूँ, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग के बाद इस खत्े की सूरत हाल खासी तब्दील हुई है। BLA जो कि इस वक्त सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉक्सी है बलूचिस्तान में, जो दहशतगर्दी कर रही है, उसकी बहुत सारे सेफ हेवन्स या आप ये कहें कि महफूज ठिकाने वो ईरान के जो बॉर्डर एरिया उसमें मौजूद थे। अब जब इंडिया मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हुआ है
कि इंडिया ने इजराइल के लिए जासूसी की ईरान में रहते हुए, और उन्हें मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी, जो इनके जनरल्स थे, जो इनके साइंटिस्ट थे। तो अब ईरान की भी आंखें काफ़ी खुली हैं, और जो इंडिया का असल चेहरा है वो उसके सामने बेनकाब हुआ है, और बहुत सारे रॉक एजेंट्स ईरान ने गिरफ्तार किए हैं। इस सूरत हाल में इंशाल्लाह जो जो साथ पाकिस्तान ने दिया है ईरान का, उसमें ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे, और इंशाल्लाह अब वो सरजमीन ईरान की जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं होगी। मुकम्मल ताउन आपको ईरान की तरफ से मिलेगा, और खित्ते में जो पाकिस्तान को अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है, सरबुलंदी दी है, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सलाहियत, और हमारी मीडिया, हर चीज़ को, पाकिस्तान की कौम की यूनिटी ठीक। जो इस अच्छा खत्ते डॉक्टर में साहब, अभी अपनी अभी नई तारीख रखने मालिक की है, बलोच साहब हमारे उससे साथ थे अफगानिस्तान के अंदर, जी। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि जी अफगानिस्तान के अंदर भी अब हमें मुकम्मल सपोर्ट का यकीन है कि जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही थी वो भी इंशाल्लाह बंद होगी, और पाकिस्तान जो है वो जल्द अज जल्द महफूज मुल्क बनेगा। दहशतगर्दी के इन वाक़यात से हम छुटकारा पाएंगे, और इंडिया की इन तमाम प्रॉक्सीज को चुन चुन के मारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डिफरेंट बात आज की है थोड़ी सी। अफगानिस्तान वाले इशू पे क्या कोई डिस्कशन हुआ है दोबारा से, या रियासत ने यानी पाकिस्तान ने, हुकूमत ने उन्हें एंगेज किया है, या वहाँ से कोई इस तरह के मैसेजेस मिले हैं? वो तो पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि आप टीटीपी को इस्तेमाल क्यों करते हैं, और पूरे का पूरा एक थीसिस है ये सारा। आप डिफरेंट बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान का फ्रंट भी बंद हो जाएगा। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? देखिए, उसके पीछे बुनियाद ये है कि एक तो हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं साद डार साहब, वो काबुल तशरीफ ले गए थे, और जी उनका वाहिद जो एजेंडा था उस मीटिंग का वो यही था कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर एरिया है वहाँ पे महफूज ठिकाने मौजूद हैं दहशतगर्दों के, और वो वहाँ से निकल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, तो लिहाजा इसको बंद होना चाहिए, और अफगानिस्तान को, उन लोगों को महफूज पनाहगाही नहीं देनी चाहिए। इस पर बहुत संजीदा बात हुई है, और अफगानिस्तान का जो रिस्पांस था वो बड़ा पॉजिटिव था। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि तजारत के हवाले से हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो आपकी तजारती सरगर्मियों के लिए आपको हम मुकम्मल इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे, और ये उनके लिए बड़ी एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान से ट्रेड। और तीसरी बात ये है कि जो हमारी सिफारती सतह के ऊपर जो ताल्लुकात थे उसे भी हमने अपग्रेड किया है, और हमारे सफारत खाने वहाँ पे मजीद आप ये कहें कि सीनियर अफसरान और एम्बेसडर लेवल के लोग अब वहाँ पे जाके इन मामलात को देख रहे हैं जो इससे पहले नहीं थे। तो इसलिए वहाँ पे भी आपको मुकम्मल सपोर्ट और बेहतरी की फिजा नज़र आ रही है। और मैंने जिस खत्ते में पाकिस्तान की सूरत हाल की बात की, तो अब हमारे इस रीजन में मौजूद तमाम ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दाखिली सलामती के लिए, अपने बॉर्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जो उसकी इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी कदम तक भी जा सकता है। वो कोई भी स्टेप वो हम उठाएंगे, लेकिन अपने मुल्क की बॉर्डर्स को महफूज रखेंगे, अपने मुल्क के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जो भी काम करना पड़ा हम करेंगे। ये बात मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को अब समझ आ गई है जो हमारे दाएं बाएं बसते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से बता रहे थे, और उन्होंने बड़ी अहम बात की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान का फ्रंट जो है वहाँ भी दहशतगर्दी के वो फ्रंट यूज़ नहीं होगा, और पाकिस्तान का डिस्कशन भी हुआ। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो भी वहाँ तशरीफ लेके गए, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। ये एक डिफरेंट बात उन्होंने की। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 महीनों बाद एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है, और हमेशा की तरह इस बार भी भरपूर और फैसलाकुन तहरीक चलाने का इरादा रखती है। लेकिन इस दफा इस एहतजाज में बानी पीटीआई के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान के शरीक होने का भी कहा जा रहा है। और इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि बानी ने कहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब सिर्फ तहरीक ही का रास्ता बचा है, और तहरीक का उरूज 5 अगस्त को होगा, जब बानी के दोनों बेटे भी पाकिस्तान आकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका,
और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। जबकि बानी पीटीआई ने भी कोट लखपत में कैद सीनियर रहनुमाओं के मुज़ाकरात के खत को मुस्तरद करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि अब किसी से भी मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। पीटीआई ने गुज़श्ता साल नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, जिसमें पहली बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी भी शरीक हुई थी, लेकिन एहतजाज के मुकाम के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। एहतजाज में शरीक पार्टी क़यादत संगजान नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन बुशरा बीबी डी चौक जाने पर मुसर रहीं और जब ये डी चौक पहुंचे तो वहां सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई। बहरहाल अब बुशरा बीबी जेल में हैं और बानी पीटीआई के पास अगले महीने के एहतजाज के लिए बज़ाहिर एक ही कार्ड बचा है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर अपने वालिद की रहाई के लिए किरदार अदा करें। अब जब ये कार्ड भी पीटीआई वालों ने ही शो कर दिया है तो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून वालों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे अगर पाकिस्तान आकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक होते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो वो सियासी तौर पर उभरेंगे। अगर उन्होंने आके पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेना है या उनकी सियासत को ओन करना है तो फिर तो उनके लिए गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। गिरफ्तार होंगे तो फिर वो सही तौर पे जो है वो सियासी तौर पे अमर्ज होंगे ना। कासिम और सुलेमान से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून वाले माजी में ये कहते थे कि बानी पीटीआई कौम के बच्चों से एहतजाज करवाते हैं और जेल भरते हैं और इनके अपने बच्चे बाहर मजे लूट रहे हैं और एहतजाज के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं लाते। कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के दो बेटे हैं तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे और यहाँ कौम के बच्चे वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवा। लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे। अल मारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल भरो तहरीक आई दिया। हमारी कौम के बच्चे ABCD जो भी हैं वो जो है वो जेल में चले जाएं। कासिम और सलमान जो है वो इतना बड़ा जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने का मिशन है अपने वालिद साहब का, वो पूरा क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कासिम और सलमान जो है वो आकर जेल भरते? लेकिन अब जब बानी के बेटों की पाकिस्तान आकर तहरीक चलाने की खबरें सरगर्म हैं तो इनकी गिरफ्तारी की बातें शुरू हो गई हैं, जिस पर बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमाइमा खान ने एक्स पर तशवीश का इजहार करते हुए लिखा है कि जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता, ये सियासत नहीं है, जाती दुश्मनी है। बच्चों को इनके वालिद से फोन पर बात नहीं करने दी जा रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तकरीबन 2 बरस से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। पीटीआई रहनुमा और मुमताज़ वकील सेनेटर अली जफर ने कहा कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है, वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तानी सियासत में इंटर होते हैं तो इससे तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को मजीद धचका पहुंचेगा जिसमें वो मौरूसी सियासत की मुखालफत करती थी। बानी पीटीआई ने अपनी सारी सियासत का मरकज और महवर ही मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूसी सियासत को ही बनाया हुआ था और इस पर सख्त तनकीद करते थे। लेकिन अलीमा खान एंड सिस्टर्स के बाद अहलिया बुशरा बीबी और अब इन दोनों बेटों की एहतजाजी तहरीक में मुमकिन शिरकत इस तमाम बयानिए को गलत साबित कर रही है जो पीटीआई की क़यादत ने अपनाया हुआ था। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पाकिस्तान की सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है और यही जमातें किसी न किसी तौर पर बरसरे इक़्तिदार रहती हैं या शराकते इक़्तिदार होती हैं। इसके बरक्स जिन जमातों में सही जमहूरियत होती है और शिफाफ जमहूरी अमल के जरिए पार्टी सरबरा का इंतखाब होता है, वो जमातें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सेट नहीं बैठती। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे ममालिक में भी मारूसी सियासत का चलन है। नून लीग के बाद रहनुमा कासिम और सुलेमान को शहजादे करार दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की आदत चिल्ड्रन कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है। जबकि साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी के मुतालिक कहा करते थे कि ये फुफ्फो पापा और पप्पू की पार्टी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वो अब क्या कहते हैं ये तो उन्हीं से पूछेंगे। सवाल एक ही है कि पीटीआई वालों ने एक एक करके तमाम कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। सियासी क़यादत भी बानी को जेल से रिहा नहीं करवा सकी, कानूनी टीम भी नाकाम नजर आती है, बहनों और अहलिया की शमूलियत से भी एहतजाजी तहरीक में कोई रंग नहीं आया, तो कासिम और सुलेमान के आने से ऐसी क्या तब्दीली आ सकती है जिसकी वजह से अब इन दोनों का सहारा लिया जा रहा है। पीटीआई के पास मखसूस नशिस्तें भी नहीं रहीं,
पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के 26 अरकान पर नाअहली की मुबैना तलवार भी लटक रही है। पार्टी में इख्तलाफात भी हैं। 21 जुलाई को केपी में सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सियासी वफादारियां बदलने का मौसम भी शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हाथ नहीं आ रहे, तो ऐसे में मुज़ाकरत करने की बजाय बार बार एहतजाज करने से क्या तहरीक इंसाफ कमजोर नहीं हो रही? और चौधरी परवेज इलाही भी पीटीआई को मुफाहमत और मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करने के लिए फवाद चौधरी साहब, साबिक मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं चौधरी साहब जानना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहबजादों को लेकर जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, अलीमा खान साहिबा का कहना है कि वो तो तहरीक को लीड करना चाह रहे हैं, जमाइमा साहिबा कहती हैं कि नहीं वो तो मिलना चाहते हैं, मिलने पे भी पाबंदियां मसाइल हैं, बात भी नहीं करवाते। आप एग्जैक्टली क्या टेक है आपका इस इशू पे? सर देखिए, हमारी को मालूमात नहीं है मेरी कि वो कौन जो है उनके साथ इन टच है, कौन बात कर रहा है और क्या उनकी तफसीलात का तो ज़ाहिर है हमें पता नहीं है। और ये बात तो सही है कि अगर इमरान खान के बेटे तहरीक को लीड करेंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और कोई शुबा ही नहीं है कि बर्रे सगीर का हमारा जो एक ख़ास मिजाज है और पूरी दुनिया में भी है, लेकिन ब्लड जो है वो बड़ा मैटर करता है। और अगर वो आते हैं तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और एक यूनिफाइंग फोर्स वो बन जाएंगे। आना या तहरीक में हिस्सा लेना, मैं समझता हूँ एक ही बात, तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको कैसे रिसीव करते हैं। नहीं तो चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब को कल भी हम सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल मारूसियत ही है। जैसे अलीमा खान साहिबा भी अभी स्टेटमेंट देती हैं पॉलिटिकल, उसके बाद बुशरा बीबी ने लीड किया 26 नवंबर वाला जो आपका सिट इन था, धरना था, उसे लीड किया। अब बच्चे भी सियासत में अगर एंट्री लेंगे तो वो फिर आपके मुखालफिन ओपोनेंट जो हैं वो पूछते हैं कि फिर पीपल्स पार्टी में नून लीग के फ्लेवर में और तहरीक इंसाफ के फ्लेवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? किसी का माँ बाप जो हैं वो हॉस्पिटल में होंगे तो आपका क्या ख्याल है, बच्चों को घर पे बैठा रहना चाहिए? वो तो फिर देखिए ना, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अगर ये कहें मरूसियत तो ये है कि आप जाली कोई विल बना के चेयरमैन बन जाएं, मरूसियत ये है कि आप अपने बच्चों को, यानी हसन और हुसैन जो हैं वो किस हैसियत में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ दौरों पे जाते हैं? वो खुद ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। आपके सामने उन्होंने कहा था कि हम पे तो लॉ ही अप्लाई नहीं होता क्योंकि हम जो हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। अब अगर इमरान खान कैद में है और उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे तहरीक में हिस्सा लेने के लिए आए, तहरीक क्या उनको उनकी रिलीज के लिए वो आते हैं, तो इसको पॉलिटिकल तो नहीं कहा जा सकता। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन थिंग, इंसानी एक चीज़ है। और बिल्कुल उनके बच्चों को ये हक हासिल है, उनकी फैमिली को ये हक हासिल है कि वो इमरान खान की रिलीज के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अमरीकी चैप्टर जो है तहरीक इंसाफ का, उसका ये कहना है, वहाँ से जिन लोगों से भी बात हुई वो कहते हैं कि प्लान ये है कि वो बच्चे पहले पेशावर आएंगे, पेशावर से फिर वो रैली को लीड करते हुए या जलसे को लीड करते हुए अडयाला की तरफ मूव होगा। इस तरह के प्लान और इस तरह की जो स्पेकुलेशंस हैं सोशल मीडिया पे, आप तक कोई इत्तला इस तरह की पहुंची या कोई आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन? नहीं, मुझे अभी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कोई डिटेल्स का तो हमें नहीं पता कि वो क्या करेंगे, क्या चाहेंगे। लेकिन इसका ये अगर प्लान होता है तो देखें ये बहुत बड़ा फिर स्पैनर है। मुझे कोई इस बारे में मुझे कोई शुबा नहीं है कि लाखों लोग जो हैं वो उनको लेने के लिए आएंगे, जमा होंगे। ये इस पे मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ कि बहुत लोग आएंगे उनको लेने। अभी फिर क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं बानी पीटीआई के अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद कोई तहरीक बड़ी चलाएंगे और क्या इम्पैक्ट आएगा? लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि वो तो शहर में होगी, जिस शहर में जो है उसी तरह ही वो वहाँ एहतजाज शुरू कर देगा और एहतजाज करेगा। ये नहीं करना हमने कोई इस्लामाबाद की तरफ यलगार हम करें, हम नहीं चाहते। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि हम पे कोई गोली बरसाए। तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जो पैटर्न है उसमें भी आप समझते हैं कि कोई तब्दीली वाक़या हुई है, डिफरेंट कोई हुआ है उनका ओपिनियन? जहाँ तक मुझे पता है अली ज़फ़र को तो नहीं पता ये क्या तहरीक है, कैसे है। मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है उन्होंने कहा है कि तहरीक का पता सलमान राजा और उमर अयूब साहब को ही है, उनके अलावा किसी के पास मालूमात नहीं है। मुझे नहीं पता अली ज़फ़र साहब किस बिना के ऊपर ये बात कर रहे हैं। जब इमरान खान ने 2 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए हैं, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा, तो फिर अली ज़फ़र और बाकी लोगों को चाहिए कि वो उनकी डायरेक्शंस का इंतज़ार करें।
अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस तो ना दें कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो ये दो लोग जो हैं वो उसके बाद से मैं हैरान हूँ कि वो उमर अयूब साहब और सलमान राजा तो नज़र भी नहीं आ रहे जब से ये पता चला है कि तहरीक के वो कोऑर्डिनेटर हैं। पहले ख्याल था कि वो सोमवार को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बताएंगे, उसके बाद से वो गायब ही हो गए हैं। सो वी डोंट नो फ्रेंकली कि ये कैसे चलना है क्या होना है, क्योंकि जो दो कोऑर्डिनेटर्स इमरान खान ने मुकर्रर किए थे, सलमान राजा और उमर अयूब, वो दोनों खुद ही गायब हैं। तो जो ही वो मिलेंगे तो आप भी पूछिएगा उनसे कि क्या करना है इन्हें, हमें तो नहीं पता। क्या क्या वजह ये जो आप होने वाला फैक्टर जो बता रहे हैं? ये ये तो आप मिलेंगे तो आप बात हो सकती है ना, आपका एक्सेस है, आप उनसे पूछें कि भाई आप को इमरान खान ने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया था तो अब आप बताएं कि क्या करना है आगे। नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं उन्हें मिल रही या क्या? हमें क्या पता है मतलब कैसे वो, हाँ देखे ना, ये तो हमारा तो एक्सेस नहीं है ना उन तक, वो तो वही बताएंगे कि क्या है। नहीं तो तहरीक के लिए तो बड़ा चोरी सब ज़रूरी भी था कि लाहौर जब तक नहीं बाहर आएगा और लाहौर को आप एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे तो तहरीकें तो नामुमकिन रहती हैं मोस्टली जो पैटर्न अब तक देखा है। तो फिर आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेटर भी नहीं नज़र आए तो ये फिर कैसे चलेगा सिलसिला? इसका मतलब है कि वो मुखालफिन कहना शुरू हो गए हैं कि इस तरह की तहरीकें सोचे समझे बगैर जो इमरान खान अनाउंस कर देते हैं, टीम नीचे एग्जीक्यूट नहीं करती, तो वो फिर ताबूत में आखिरी कील की तरह इस तरह की सिंबॉलिकली वो बता रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं मुखालफिन जो हैं, आपके ओपोनेंट जो हैं। देखिए इन चीज़ों में मसला ये है कि तहरीक चलानी तो ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो तहरीक के साथ आपने चीज़ें बनानी है करनी है वो मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए ना कि आपने पंजाब में अगर लेना है तो सेफ गार्ड्स आपने क्या बनाए हैं अपने लोगों के लिए कि उनको गोलियों की बरसात से नहीं गुजरना पड़ेगा, उनको गिरफ्तारियां नहीं होंगी। आप उनको कैसे उनका ये जो सेफ गार्ड्स हैं उनके लिए आपने क्या बनाने हैं। फिर अलायंस आप नहीं कर सके, फिर कोई प्रेशर आप नहीं क्रिएट कर सके। अभी तक देखिए सच्ची बात तो यह है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर खान साहब अगर रिलाय करके तहरीक चलाना चाहते हैं तो फिर तो देखिए अल्लाह ही हाफिज है, फिर जाहिर है कि इस तरीके का मुस्तकबिल नहीं है। द ओनली एक्सेप्शन इज कि अगर उनके बेटे जो हैं वो पिशावर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, अगर वो आते हैं तो फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। फिर देखिए लोग तो उनके बच्चों के साथ जुड़ते हैं, इमरान खान के साथ जुड़ते हैं। मौजूदा लीडरशिप तो जाहिर है कि इस उसकी वो हैसियत नहीं है कि कोई आदमी अपने आप को उनके साथ जोड़े। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि उनको बड़ा लीडर बनाने के लिए और बड़ा पॉलिटिकल फेस बनाने के लिए गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो जो साउथ एशियन रीजन्स हैं यहाँ बरे सगीर बरे अजीम में इस तरह की रवायात हैं, जब तक लोग जेल से नहीं जुड़ते, स्टैंप जेल से मिलता है कि कौन कितना कद काट का लीडर है, तो वो कह रहे थे कि अगर उन्हें पकड़ना पड़ता है और बड़े लीडर वो इस तरह बन जाते हैं तो अच्छा स्टैंप हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। राणा साहब जो हैं, बेसिकली राणा साहब डेमोक्रेट हैं, वो उनकी मुझे कोई दो राय नहीं है मुझे उनकी बातों में, लेकिन कई दफ़ा मजबूरी में उन्हें बातें करनी पड़ती हैं, चीज़ें वो और भी करते हैं। और फिर देखिए सच्ची बात ये है कि राणा साहब को थिक ऑफ द थिंग्स में है नहीं, यानी वो फैसला साजी में राणा साहब कोई इन्वॉल्व है नहीं। ये फैसले तो देखिए मोहसिन नकवी साहब ने करने हैं, बाकी लोगों ने करने हैं। आ, और वो देख लेंगे जब उनकी तरफ से कोई वर्जन आएगा तो कुछ सीरियसली लेगा। राणा साहब की बात को उतना सीरियसली जो है, सच्ची बात यह है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, राणा सनाउल्लाह हो गए, इन लोगों की बातों को कोई अब सीरियस लेता नहीं पाकिस्तान में। ख्वाजा साहब भी आपने माइनस कर दिए, राणा साहब भी माइनस कर दिए। देख रहे हैं इनको जो भी बातें ये करते हैं उनकी वो टीवी कंजम्पशन के ऊपर ही आती हैं, उनका कोई ऐसी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रही उन बातों की। सो जब तक अब एक बड़ा इशू हो गया है कि सिविल स्पेस चूंकि बड़ी कम हो गई है, तो ये तो अभी तो सच्ची बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की बातों की भी कोई हैसियत नहीं रही। 3 दफा उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा आप बातचीत करें हमारे साथ, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद आपने देखा वो मुलाकात ही नहीं करा सके। ख्वाजा आसफ ने अलीना शिगरी के प्रोग्राम में उनको कहा कि बिल्कुल आप मुलाकात के लिए जाएं, मैं कराऊंगा, आपके सामने जो हुआ। सो उनको फिर इसका मतलब ये है ना कि ये वजीर जो है, ये प्राइम मिनिस्टर, उनकी किचन कैबिनेट, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फिर इतना एम्फेसिस या इतने फैसलों के लिए उनकी तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? आप इंतज़ार करें
जब बात होगी समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से बता रहे थे और उनका कहना था कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने कहा कि कोई बंदा हॉस्पिटल अगर होगा तो उसके अहले खाना अगर हॉस्पिटल की तरफ रश करेंगे और उधर जाएंगे तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं कि भाई वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उनके अहले खाना उन्हें छुड़ाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसे पॉलिटिकली ना देखा जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फवाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।